हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, जहां पे इसरो भेजने वाला है अपना ऑर्बिटर। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जो शुक्र ग्रह है आपको पता है वो धरती से काफी दूर है, जहां पे जीवन बसाना भी असंभव है। जैसे चांद पे हम बेस बना सकते हैं, मंगल ग्रह पे बना सकते हैं, पर वहां पे अभी हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देश आखिर उसके पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों वहां पे लोग अपना यान भेज रहे हैं, क्यों इस पे जाके रिसर्च कर रहे हैं, ये सबसे समझने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों, आज से लगभग 42 साल पहले, 40 साल पहले की बात है। क्या हुआ, जब वहां पे ऑर्बिटर भेजा गया तब जाके वहां पे देखा गया कि वहां के जो बादल थे वहां पे फॉस्फीन गैस पाया गया था। लेकिन उस दौरान उस रिसर्च पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर क्या होता है, कुछ साल बाद 2017 में बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे जब रिसर्च करते हैं तब वो देखते हैं कि वहां पे जो इंडिकेशन मिले थे वो ये थे कि जो वहां के बादल थे उसमें फॉस्फीन गैस था। तो फॉस्फीन गैस होना इतना खास क्यों था? खास इसलिए था, जैसे जानवर डाइजेशन के समय क्या पैदा करते हैं, मीथेन गैस पैदा करते हैं, वैसे ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी डाइजेशन के समय, मतलब अपने डाइजेशन के प्रोसेस में क्या पैदा करते हैं, फॉस्फीन गैस पैदा करते हैं। इसका मतलब कि जब वैज्ञानिकों ने देखा कि वेनस के क्लाउड में क्या है, फॉस्फीन गैस है, तब उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया कि वहां पे ऐसे छोटे छोटे जीव हो सकते हैं जो वहां पे पनप रहे हो, बन रहे हो। इसका मतलब कि ये था कि वहां पे जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। अगर हम मून की बात करें या हम मंगल ग्रह की बात करें तो वहां पे ये तो तय है, वहां पे एक बैक्टीरिया तक नहीं मिलने वाला, एक छोटा घास भी नहीं मिलने, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वेनस पे एक ये संभावना थी कि अगर ऐसा हो रहा है, ये गैसेस मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पे ऐसे बैक्टीरियाज हों। और अगर नहीं भी होंगे तो भी इसका राज खुलेगा कि आखिर ये जो इनके एटमॉस्फेयर में ये गैसेज हैं ये क्यों पाए जा रहे हैं। और जब ये रिसर्च बाहर आती है उसके बाद ये जो सारे देश हैं फिर से इसकी रेस में लग जाते हैं, फिर से वेनस पे जाना चाहते हैं। और जिस रेस में इसरो सबसे आगे है, क्योंकि 2024 या 2025 तक इसरो क्या करेगा, अपना शुक्रयान जो यान है वहां पे भेजेगा, ऑर्बिटर भेजेगा और उसका चक्कर लगाएगा, उसका निरीक्षण करेगा। तो ये पूरा दोस्तों, ये पूरा मिशन होगा। तो ये मिशन आखिर कैसे काम करेगा दोस्तों, इसको भी समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन से देश अभी तक ये मिशन पूरा कर चुके हैं, मतलब वेनस पे जा चुके हैं। और हम ये भी समझेंगे कि आखिर वेनस इतना गर्म क्यों हो गया, जबकि वो सन से बहुत दूर था, फिर भी वहां पे इतनी ज्यादा टेम्परेचर क्यों है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता, तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी की आप तैयारी करें, चाहे किसी चीज की आप तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, हर कोई आपको यह बोलता है कि हमें एफिशिएंसी से पढ़ना चाहिए, हमें बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए। लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता है कि आखिर हम एफिशिएंसी से पढ़े कैसे, आखिर हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं कैसे, आखिर हम अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं कैसे। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि जब कोई इंसान फ्लो के स्टेट में होता है, ऐसे माइंड ऑफ स्टेट में होता है जिसे फ्लो बोलते हैं, तब उसकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ जाती है, यानी 500% बढ़ जाती है। और वही कोर्स हम लाए हैं दोस्तों, ताकि आपको हम फ्लो में लेके जा सकें और आपकी स्टडी को हम 5 गुना बेहतर कर सकें। दोस्तों, फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो यह कोर्स आपको मात्र 299 में मिलेगा और सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। अब दोस्तों, हम इस मिशन की बात करें, ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि इस मिशन को लगभग 2025 के आसपास, ये 2024 के आसपास यहाँ पे भेजा जाएगा। कभी कभी मिशन में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, तो ये भी कभी कभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जो मिशन टाइप किस टाइप का है, वेनस ऑर्बिटर है, मतलब वहां पे लैंड नहीं करेगा, ये वहां पे ये चक्कर लगाएगा। देखिए, जब नासा ने वहां पे क्या किया था, अपना उतारा था, लैंडर उतारा था, तो लैंड होते ही वहां पे क्या हुआ था दोस्तों, वो तुरंत पिघल गया था, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। कौन ऑपरेट करेगा इसरो, आपको पता ही है, 4 ईयर का प्लान होगा, ये लगभग 4 साल तक ये पूरा काम करेगा। मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जा रहा है, आइजैक के द्वारा किया जा रहा है। लॉन्च मास की बात करें, ठीक है, जो वहां पे जाएगा वो लगभग कितना होगा, 2500 kg के आसपास होगा। पेलोड मास कितना होगा, 100 kg के आसपास होगा। और जो ये पावर यूज करेगा 500 के आसपास यूज करेगा अपने सोलर पैनल से, वो तो आप देख ही चुके हैं। किस इंजन से ये जाएगा, LVM-3 और GSLV MK2 से ये वहां तक ये जाएगा, ठीक है। कहां से लॉन्च किया जाएगा, सतीश धवन से जो सेंटर है वहां से ये पूरा ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इसके आगे बारे में चर्चा करें, वेनस के बारे में हम समझे कि आखिर वेनस
क्या है इसमें खास, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ की ग्रेविटी की अगर बात करें वेनस की, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम वहाँ पे जंप करते हैं, अगर 10 टाइम हम 10 फीट करते हैं, तो वेनस पे हम 11 फीट के आसपास करेंगे। मतलब ग्रेविटी वहाँ की लगभग समान है। लेकिन वहाँ की टेम्परेचर की हम दोस्तों अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 465 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो धरती से भी दूर है, बहुत दूर है, ये मंगल से भी दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना गर्म क्यों है? तो ये इसलिए गर्म नहीं है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी पहुंची थी। वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि हुआ क्या था कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि सूरज जो टेम्परेचर था वो बढ़ना शुरू हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके आसपास के ग्रह भी गर्म होना शुरू हुए। तो वेनस पे जो पानी रहा होगा, जो मतलब पानी ओशियन रहा होगा, वो पूरी तरीके से क्या हुआ, वो वेपराइज हो गया, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, उस गर्मी के बढ़ने की वजह से गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ी कि जिनके क्रस्ट थे वो क्या हुए, आपस में टकराने लगे और वहां से ज्वालामुखी फटने लगा। इसीलिए आप देखेंगे जो वेनस का नक्शा है वहां पे ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं, लावा वहां पे बहता रहता है। एक कोई मूवी थी वैन डीजल की, रिडिक करके ऐसी मूवी थी, उसमें आप देखेंगे वो जिस ग्रह पे जाते हैं वहां पे लावा बह रहा है, टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, पहाड़ है, कंकड़ है, एकदम समझ लीजिए कि आग ही आग वहां पे बह रहा है। तो वही हालत वेनस की भी है, क्योंकि वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या है वहां पे, यह अर्थ का एकदम उल्टा है। अर्थ का उल्टा मतलब अगर आप देखेंगे हमारे धरती पे जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है, 70% के आसपास है, वहीं पे कार्बन की मात्रा कम है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन की मात्रा जो है लगभग 96% के आसपास है, और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, यहाँ पे 3.5% के आसपास है। तो मतलब आप देखेंगे ये एकदम ज्यादा ये अपोजिट है। ये क्यों चर्चा में आया, क्योंकि यहाँ पे पाया गया था फॉस्फीन गैस। वो फॉस्फीन गैस जैसा कि मैंने बताया वो इसके बादलों में पाया गया था, इसीलिए ज्यादा चर्चा में आया। अच्छा, जिस दौरान रिसर्च हुआ था, जिस दौरान वहां पे जब उतारा गया लैंडर, उस दौरान उसने क्या कि तुरंत सिग्नल तो भेज दिया, मतलब डाटा भेज दिया, लेकिन वैज्ञानिकों को इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये सही डेटा है कि गलत है। तो उस दौरान वैसे छोड़ा जा चुका था। फिर 42 साल के बाद उसी रिसर्च पेपर को फिर से जब निकाला गया, खंगाला गया, तब जाकर उनको पता चला अरे वहां पे तो फॉस्फीन गैस है, और फॉस्फीन गैस बैक्टीरिया की वजह से पैदा होता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया। अब दोस्तों कुछ हम मिशन की बात करें कि कैसे कैसे कौन कौन से देशों ने किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे लगभग 3 देशों ने ही किया है, ठीक है। देखिए जापान ने भी ट्राई किया था बट वो सफल नहीं हुआ, ठीक है। एक बार उसने ट्राई किया बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसीलिए अभी तक सिर्फ 3 देश वहां पे पहुंचे हैं, ठीक। अगर हम यूएसआर की बात करें, रसिया की बात करें, तो आप देखेंगे इन्होंने कितने अटेम्प्ट किए थे, 11 और 18 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, जिसमें से 11 बार उन्हें फेलियर भी मिला है, ठीक है। 14 बार ये मतलब ठीक ठाक ये सक्सेसफुल भी हुए हैं। वहीं पे अगर हम यूएसए की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने कितने अटेम्प्ट किए थे, लगभग 11 अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पे, और सक्सेस की बात करें हम 6 हुए हैं। वही के ईयू की बात करें, एसा की बात करें, तो इन्होंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, 3, और सक्सेस कितनी बार हुए हैं यहाँ पे 1। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं, अब ये नहीं है कि 14 बार वहां पे ऑर्बिटर भेजा गया था, ऐसा नहीं है। मतलब जब कोई मिशन किया जाए तो उसके बहुत सारे ट्रायल होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रायल होते हैं, तो वो अपने आप में मिशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बात समझिए, जैसे अभी हम गगनयान मिशन लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रायल हो रहे हैं। अभी हम बीच में वैसे ही यान भेजेंगे जो सिर्फ और सिर्फ चक्कर लगाएगा, तो वो भी मिशन के अंदर आ जाता है, वो भी ट्रायल के अंदर आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 14 बार सक्सेसफुल होने का मतलब कि 14 बार हमने वहां पे ऑर्बिटर भेजा है। ये पूरा जो मिशन होता है, जो ट्रायल होते हैं, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये होता है। शुरू के मिशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में हुई थी, ठीक है, नासा के द्वारा हुआ था। अच्छा, इससे पहले जो यूएसएसआर था उसने इसे पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन वो कई बार वो फेल हो चुके थे। वो बहुत पहले ही उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन ये कई बार फेल हो चुके थे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे वेनेरा करके है, ये किसने, सोवियत ने किया था। फिर यहाँ पे आप देखेंगे मैरीन है, ये किसने किया, नासा ने किया था। तो इसे शुरू में ही ये शुरू हो चुका था। तो अगर भारत जब ये भेजेगा तो भारत चौथा देश हो जाएगा जो वेनस के ऑर्बिट में मतलब अपना क्या करेगा, ऑर्बिटर वहां पे उतारेगा। तो ये दोस्तों इसकी बात हो गई। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई है। एक चीज जो सबसे समझने वाली बात है कि जो वेनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंस है, जिसकी वजह से वहां का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा है कि हमारे जो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उससे 92 गुना ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वहां पे नॉर्मल ऑर्बिटर भी भेजें तो वहां पे क्या हालात होंगे, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर वहां पे बहुत ज्यादा जो मिशन होते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां पे जो वहां का माहौल है एक तो बहुत गर्म है, हीट बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये है। दूसरी बात कि अगर हम वहां पे उतारना भी चाहें तो वहां के नीचे का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हम वहां पे नीचे उतार भी नहीं सकते। इसीलिए वहां पे इसरो जो है अपना ऑर्बिटर भेजेगा ताकि उसका सिर्फ चक्कर लगाए, वहां पे ये सारा काम करे।
तो दोस्तों ये शुक्रयान मिशन के बारे में था कि कैसे शुक्रयान 2024 से 2025 के आसपास ये भेजा जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा जानकारी भी देगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम सफल होकर रहेंगे, आप तो ये जानते ही हैं। लेकिन अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो फ्लो का कोर्स है आप वो जरूर अवेल करें, क्योंकि आपको पता है कि जब तक हम एफिशिएंट नहीं होंगे तब तक हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते, कोई एग्जाम हम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।